नमस्कार दोस्तों, कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं उषा कुशवाहा की लिखी कहानी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है मार्गदर्शन। रीता का ऑटो जैसे ही छोटी बहन राधा के गेट के सामने रुका, रीता ने देखा राधा के साथ ही उसकी बेटी पूजा भी दौड़ती हुई बाहर आई। अरे वाह, पूजा भी आई है। परेश ने बताया ही नहीं कि दीदी आई है। अच्छा हुआ, मेरा तुझसे मिलने का बड़ा मन था, रीता ने खुशी जाहिर की। मेरा भी तुमसे मिलने का बहुत मन था मौसी। कल जब तुम्हारा फोन आया मुझे बहुत खुशी हुई। पूजा ने रीता के चरण स्पर्श करते हुए कहा। अच्छा, अब मौसी बेटी जी भरकर मिल लेना, पहले घर में तो चलो। पूजा की माँ राधा ने कहा तो सभी हंसते हुए घर के अंदर आ गए, जहाँ पूजा का 4 वर्षीय पुत्र अपने खिलौनों से खेलने में मस्त था। रीता उसे प्यार से गोद में उठाती हुई बोली, अरे यह नटखट सोनू इतना बड़ा हो गया है। हाँ मौसी, और साथ ही शैतान भी। परेश के नाक में तो इसने दम कर रखा है। अरे 4 दिन को आया है, अब मामा को तंग नहीं करेगा तो किसे करेगा। बच्चे मामा के घर में अधिक शैतानियां करते ही हैं। वैसे तू आई कब, अभी रहेगी ना? अचानक ही रीता द्वारा पूछे इस सवाल पर पूजा चुप सी हो गई। दीदी, तुम सफ़र से आई हो, थक गई होगी, पहले हाथ मुंह धोकर कुछ खा पी लो, फिर आराम से बातें होंगी, राधा ने कहा तो रीता वॉशरूम की ओर बढ़ गई। रीता अपनी छोटी बहन राधा के घर 4 साल बाद आ पाई है। इस बीच राधा 1-2 बार उसके घर आई, पर उसका आना नहीं हो पाया था। राधा के 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी पूजा और छोटा बेटा परेश। पति सुधीर एक प्रतिष्ठित कंपनी में कार्यरत हैं। रीता फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आई तो सुधीर भी लंच के लिए आ गए थे। रीता से सामना होते ही अभिवादन में हाथ जोड़ते हुए उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम दीदी, यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं, सीट आरक्षित थी और गाड़ी भी समय पर थी, सो यात्रा अच्छी रही। भाई साहब नहीं आए? नहीं, उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाई। तभी राधा ने खाना लग जाने की सूचना दी तो सभी डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गए। वैसे तो रीता और राधा दोनों सगी बहनें हैं, पर दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का सा अंतर है। रीता जितनी ही समझदार सहनशील है, राधा उतनी ही स्वेच्छाचारी। शाम के समय राधा सोनू को गोद में लिए ग्लास से दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, जो वह पीना नहीं चाह रहा था। उसे यूं परेशान होते देख रीता ने कहा, तुम क्यों परेशान हो रही हो राधा? तुमसे पिएगा भला वह, दे दो उसकी मम्मी को। रीता ने सहज भाव से कहा। नहीं दीदी, यह बदमाश पूजा से तो बिल्कुल नहीं संभलता। हाँ, वहाँ तो इसकी दादी संभालती होगी ना, उनका भी तो अभी यह इकलौता ही पोता है। क्यों पूजा, फिर तो तुम्हें बच्चे की इतनी फिक्र नहीं करनी पड़ती होगी। रीता के इस सवाल से पूजा का चेहरा कुछ उदास सा हो उठा। कुछ देर बाद परेश सोनू को घुमाने बाहर ले गया तो राधा रीता के पास आ बैठी। दोनों बहनें अपनी बचपन की यादों से होती हुई मायके की यादें बातों में मगन थी कि पूजा ने आकर राधा से पूछा, मम्मी रात के खाने में रोटी ही बनेगी ना? मैं आटा गूंथ लूं? नहीं, आटा ज़्यादा है, तुझसे ना होगा, तू दाल साफ कर गैस पर रख, मैं आती हूँ। रीता ने मन ही मन हिसाब लगाया, पूजा के ससुराल में तो इससे अधिक लोग हैं, फिर भला उससे इतना आटा क्यों न गूंथा जाएगा। रीता को राधा का अतीत याद हो आया। राधा की शादी के पहले ही उसके सास ससुर गुजर चुके थे। बड़े भाई भाभी ने सुधीर को पढ़ाया लिखाया था, वह उन्हें अपने बेटे सा प्रिय था। सुधीर भी उनका वैसा ही सम्मान करता था। राधा जब ब्याह कर गई, उसे जेठ जेठानी को सास ससुर सा सम्मान देना बिल्कुल न भाया।
वह तो उनके साथ रहना भी नहीं चाहती थी। जेठानी कभी कुछ समझाती तो उसे वह अपनी पराधीनता समझती। घर की बहू होने की गरिमा को वह महसूस ही नहीं करना चाहती। उसे तो बस मालकिन बनने की जल्दी थी। आए दिन तबीयत खराब का बहाना बना बिस्तर पर पड़ जाती। जेठानी अकेली घर के कामों में जुटी रहती। दिन बीतने के साथ पूजा और परेश का जन्म हुआ। राधा अधिक से अधिक समय बच्चों को जेठानी के गोद में डाल स्वयं निश्चित हो या तो सोती रहती या टीवी का आनंद लेती रहती। बच्चे भी माँ से ज़्यादा बड़ी मम्मी के गोद में ही पलते रहे। जब राधा के अपने बच्चे बड़े हो गए और जेठानी के बच्चे कॉलेज जाने लगे, तब उम्र हो जाने के कारण जेठानी की तबीयत कुछ ढीली रहने लगी। अब राधा को चार चार बच्चों का समय पर खाना, नाश्ता, टिफिन वगैरह का इंतजाम करना भारी पड़ने लगा। उसने सुधीर पर अपनी गृहस्थी अलग करने के लिए दबाव बनाना शुरू किया। सुधीर ने उसे बहुत समझाया, भाई भाभी के प्यार, उनके एहसानों को याद दिलाया, पर भाभी की बिगड़ती स्वास्थ्य का वास्ता भी दिया। राधा अपनी जिद पर अड़ी रही। सुधीर सीधे सरल इंसान है। राधा की तेज तर्रार बुद्धि के आगे उनकी एक न चली। आए दिन के किचकिच से तंग आकर उन्हें उसकी बात माननी ही पड़ी। इस अलगाव से राधा को छोड़कर सभी दुखी हुए। बच्चे तो तड़प उठते थे अपने बड़े पापा मम्मी के साथ रहने को, समय बिताने को। सुधीर भी उदास और गुमसुम से रहने लगे, पर राधा के आगे किसी की न चली। दूसरे दिन सुबह सुधीर नाश्ता कर अपने काम पर जा चुके थे। बाकी लोग बैठे नाश्ता कर रहे थे। परेश अपना नाश्ता समाप्त कर कॉलेज के लिए तैयार होता हुआ बोला, दीदी सोनू को जल्दी तैयार कर दो, कॉलेज जाते वक्त उसे छोड़ता हुआ जाऊंगा। सोनू को कहाँ छोड़ोगे परेश? रीता ने आश्चर्य मिश्रित स्वर में पूछा। उसके स्कूल छोड़ना है मौसी। क्या सोनू यहाँ पढ़ता है? वह पूजा के साथ अपने दादाजी के घर नहीं जाता? अब तक तो अपने दादाजी के पास ही रहता था, पर इस बार पूजा आई तो मैंने इसका दाखिला यहाँ करा दिया, राधा ने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा। पर क्यों राधा? वो लोग क्या इसे यहाँ रहने देंगे? वैसे भी वह बड़ा शहर है, यहाँ से अधिक अच्छे स्कूल हैं। रीता के इस सवाल पर कुछ देर तो राधा खामोश बनी रही, पर रीता ने जब जोर देते हुए अपना सवाल दोहराया, राधा मैं जब से आई हूँ महसूस कर रही हूँ घर का माहौल कुछ बदला बदला सा है। आखिर बात क्या है? फिर सोनू का यहाँ के स्कूल में दाखिला? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राधा एक गहरी सांस लेकर शिकायत भरे लहजे में बोली, क्या बताऊं दीदी, किस्मत खराब थी हमारी जो हमने उस घर से नाता जोड़ा। मेरी बच्ची की जिंदगी खराब हो गई। अरे ऐसा क्या हो गया? पहले तो तू पूजा के अपने ससुराल में बहुत सुखी रहने की बात कहा करती थी, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? रीता ने विस्मित स्वर में पूछा। हाँ दीदी, पहले पहल तो सब ठीक ही था, सास भी बड़ा प्यार करती थी, पर कुछ दिनों बाद उसका असली रूप सामने आया। उसे हमारी पूजा में नुक्स ही नुक्स नजर आने लगे। फिर जब से यह दूसरी बहू आई है, सबकी चहेती हो गई है। मेरी पूजा की तो वहाँ हैसियत ही नहीं है कुछ। उस घर में बस एक नौकरानी सी पड़ी है। इसके साथ ही राधा ने पूजा की सास के लिए बहुत सा अनाप शनाप शब्द कहे। तो क्या पूजा का पति परेश कुछ नहीं कहता? अरे वो क्या कहेगा, उस पर तो उसकी माँ ने जादू कर रखा है। उसे अपनी बीवी बच्चे की फिक्र ही नहीं है, बस माँ की हाँ में हाँ मिलाता रहता है। कहते हुए राधा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। सांस तेज हो गई थी। पल भर को रुककर अपने को संयत करती हुई उसने आगे कहना जारी रखा, वैसे तो पूजा के फ़ोन से भी मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगा था, पर आने के बाद पूजा ने जब यह सब बताया, मैंने फैसला कर लिया, अब जब तक रमेश अपने परिवार से अलग नहीं होगा, मैं पूजा को उस घर में उन लोगों की चाकरी करने के लिए, उनकी उपेक्षा सहने के लिए नहीं भेजूंगी।
रीता को राधा की यह बात ठीक नहीं लगी, पर वह कहती भी क्या। राधा ने उससे कोई सलाह तो मांगी नहीं थी, बस अपना फैसला सुनाया था। फिर उसके स्वभाव से वह भली भांति परिचित थी। राधा हमेशा से अपने मन की करती आई है। अपनी जिद के आगे उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि परिवार से अलग होकर सुधीर कितने चुप चुप से और उदास रहने लगे हैं। सुधीर जैसे मेहनती इंसान, जिनकी हर 2-3 वर्षों में तरक्की हो जाया करती थी, अलगाव के बाद वहीं के वहीं ठहर से गए। राधा ने अपनी जिद के कारण अपनी गृहस्थी तो बेढंगी कर ही ली, अब झूठे अहंकार और गलत सलाह देकर बेटी की गृहस्थी में भी अनजाने ही जहर घोलने जा रही है। सुधीर रीता की हर उचित अनुचित जिद को पूरा करते रहे हैं। रमेश ठहरा उच्च शिक्षित स्वाभिमानी इंसान। इस तरह राधा का उनके घरेलू मामले में दखल अंदाजी करने का वह बुरा भी मान सकता है, और यदि ऐसा हुआ तो पूजा का दाम्पत्य खतरे में आ जाएगा। नहीं नहीं, वह ऐसे चुप नहीं रह सकती। उसने राधा से सवाल किया, राधा, रमेश ने यदि तुम्हारी बात नहीं मानी तो कब तक तुम पूजा को यहाँ रख सकोगी? इस बारे में कभी सोचा है? रीता ने आशंकित स्वर में कहा। इसमें सोचना क्या है? पूजा हमारी बेटी है, कोई गैर नहीं जिसे अपने पास रखने के लिए इतना सोच विचार करना पड़े। राधा की आवाज़ की तलखी से रीता समझ गई कि वह इस विषय में बात करना नहीं चाहती। घड़ी भर को तो उसके मन में आया वह खामोश ही रहे, पर उसे पूजा का ख्याल आ गया। वह बेचारी तो माँ के लाड प्यार और गलत मार्गदर्शन के कारण पति से बैर मोल ले रही है। अभी उसकी उम्र ही क्या है, फिर बचपन से जो देखा है वही तो सीखा है। यही कारण है कि बात की गंभीरता को वह समझ नहीं पा रही है। उसने तय किया वह पूजा को समझाने का प्रयास एक बार जरूर करेगी। शाम को जब राधा सोनू को दूध पिलाने में व्यस्त थी, रीता और पूजा छत पर बैठी थी। रीता ने अवसर देख बात छेड़ी। एक बात बताओ पूजा, तुम्हें ससुराल में कष्ट क्या है? कष्ट एक हो तो बताऊं मौसी, वहाँ तो कष्ट ही कष्ट है। मेरी सास तो बुरी है ही, सोनू के पापा भी मेरी एक नहीं सुनते, उल्टे मुझे ही गलत ठहराते हैं। अच्छा पूजा, एक बात बताओ, क्या शुरू से ही उन लोगों का व्यवहार तुम्हारे प्रति ऐसा ही था? नहीं मौसी, शुरू में तो सब ठीक था। कभी कोई गलती हो भी जाती तो सास समझा दिया करती, पर कुछ दिनों बाद मेरी हर छोटी गलती पर खींचने और ताना देने लगी। कोई काम ढंग से करना नहीं आता, माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं, और मेरे किए कामों को दोबारा से करने लगती। उन्हें ऐसा करते देख मैंने उन कामों को करना ही छोड़ दिया। सोनू के जन्म के बाद जब मैं यहाँ से गई तो स्थिति बद से बदतर हो गई, क्योंकि जाते समय माँ ने कहा था बच्चे का पूरा ध्यान रखना, घर के काम से अधिक बच्चा जरूरी है। अब मेरा अधिक से अधिक समय सोनू के देखभाल में ही गुजरने लगा। घर के कामों में मैं बहुत ही कम मदद कर पाती। अब तो मेरी सास इनसे भी मेरी शिकायत करने लगी, फिर ये मुझसे भी नाराज रहने लगे। इधर जब से देवर की शादी हुई है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रही। सास हर बात के लिए बस देवरानी रमा को ही आवाज़ देती रहती है, जैसे वही बड़ी बहू हो। कहते हुए पूजा ने बुरा सा मुंह बनाया, फिर एक लंबी सांस लेते हुए आगे बोली, इनसे अलग रहने के लिए कहती हूँ तो कहते हैं जब तक बहन की शादी और छोटे भाई की पढ़ाई समाप्त नहीं हो जाती, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। घर का बड़ा बेटा हूँ, मेरा भी कुछ कर्तव्य है। तुम्हारे कहने से मैं उनसे मुंह नहीं मोड़ सकता, इसलिए मैंने भी इस बार ठान लिया है जब तक वो मेरी बात नहीं मानेंगे मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। पूजा की पूरी बात सुनने के बाद रीता कुछ देर खामोश रही, फिर उसने बिल्कुल शांत स्वर में पूछा, एक बात बताओ पूजा, क्या तुम्हारी सास तुम्हें गालियाँ देती है या कभी अपशब्द का इस्तेमाल करती है? नहीं, ऐसा तो कुछ वो नहीं करती। क्या तुम्हारे खाने, पहनने, घूमने फिरने या किसी और कामों में रुकावट डालती है?
नहीं मौसी, ऐसा कुछ तो नहीं करती, बस मेरा काम से खुश नहीं रहती। अच्छा पूजा, एक बात बताओ, क्या तुम ऐसा मानती हो कि तुम्हें घर गृहस्थी के सारे काम ढंग से करने आते हैं? पूजा कुछ देर तो खामोशी से कुछ सोचती रही, फिर तनिक धीमे स्वर में बोली, नहीं मौसी, शादी के पहले तो मैंने कुछ किया नहीं। अब भी यहाँ आती हूँ तो माँ मुझे ज़्यादा काम करने नहीं देती, इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह से तो नहीं कर पाती। कोई ना कोई गलती मुझसे हो ही जाती है। इसका अर्थ है इस बात को तुम भी मानती हो कि कुछ कमियां तुम में है, पर इसका कारण और निवारण जानती हो? नहीं मौसी, यही तो समझ नहीं पाती। बात यह है पूजा कि यहाँ तो राधा ने लाड़ प्यार में तुम्हें घर का काम करना सिखाया नहीं। वहाँ सास ने तुम्हारी गलतियों के लिए कुछ कहा तो बजाय उसे सुधारने के तुमने उसे करना ही बंद कर दिया। ध्यानपूर्वक सोचकर ईमानदारी से मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी सास रमा को इसलिए अधिक मान देती है ना क्योंकि वह कुशलता पूर्वक घर के कामों को कर लेती होंगी? हाँ मौसी, यह तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वह उम्र में मुझसे छोटी है, पर घर के सारे काम उसे बहुत अच्छी तरह करने आते हैं। पूजा की बातों पर रीता ने हौले से मुस्कुराते हुए कहा, अब देखो, तुम भी उसकी तारीफ कर रही हो। बस इसी बात को समझो बेटा, बहू की कार्य कुशलता और मधुर व्यवहार से ही ससुराल में उसकी इज्जत घटती या बढ़ती है। जरा सोचो, यह मौका, यह अधिकार तो पहले तुम्हें ही मिला था ना, रमा तो बाद में आई। अगर तुम में वो सारे गुण होते तो तुमने ईमानदारी से अपनी सास की बातों को सुनने मानने की कोशिश की होती, तो क्या आज तुम्हारी इज्जत उस घर में नहीं होती? रीता पल भर को खामोशी से पूजा के चेहरे पर आते जाते भावों को पढ़ने का प्रयास करती रही। उसने देखा पूजा उसकी कही बातों को गंभीरता से समझने का प्रयास कर रही है। उसने समझाते हुए आगे कहा, बेटी, कुछ दोष तुम्हारे परवरिश का भी है, पर बेटा अब तो तुम बड़ी हो गई हो, समझदार हो। हर इंसान को अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़नी पड़ती है। याद रखो, हर कोई एक सा नहीं होता। तुमने जो शर्त अपनी वापसी की रखी है, क्या तुम्हें विश्वास है कि रमेश उसे मान लेगा? मुझे तो नहीं लगता मौसी, रमेश मेरी बात को मानेंगे। पूजा ने कुछ उदास और चिंतित स्वर में कहा। फिर ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगी? कितने दिन यहाँ रहोगी? सोचा है कभी? पूजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए थे। रीता ने उसकी हथेली को अपनी दोनों हाथों के बीच रख स्नेह से समझाते हुए कहा, पूजा, यह भी तुम्हारा अपना ही घर है। पति की राजी खुशी से चाहे जितने दिन रहो, कोई बात नहीं, पर इस तरह उसे नाराज करके लंबे समय तक यहाँ रहोगी तो जाहिर है लंबी जुदाई और तुम्हारी इस बेतुकी जिद से रमेश की भावनाओं को ठेस पहुँचेगी। ऐसे में इसका असर तुम्हारे आपसी प्रेम पर अवश्य पड़ेगा। बेटी, प्यार एक ऐसा पौधा है जो एक दूसरे के सामीप्य के साथ ही एक दूसरे की भावनाओं, कर्तव्यों के कद्र करने समझने से फलता फूलता है। झगड़े और जुदाई की कड़ी धूप तो इसे झुलसा डालती है। रीता की बातों को समझ पूजा कांप उठी। उसने सशंकित स्वर में पूछा, अब मैं क्या करूं मौसी? मैंने तो कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। अब मैं जाने को कहूँ भी तो मम्मी बहुत नाराज होगी। पिछले सप्ताह ही रमेश का फ़ोन आया था, फ़ोन मम्मी ने ही उठाया। उन्होंने रमेश को मुझसे बात तक करने नहीं दिया, उल्टे यह कहकर फ़ोन काट दिया कि पूजा से बात करने या ले जाने के बारे में तभी सोचना जब अपने घर वालों से अलग हो जाओ। उफ, ये बहुत बड़ी गलती की राधा ने। उसके प्यार जताने की इसी गलत तरीके ने तुम्हारे जीवन में स्वावलंबन की जगह वैसाखी का काम किया है। राधा का फर्ज था कि पढ़ाई लिखाई के साथ ही तुम्हें घर के कामों में भी निपुण बनाए, जो उसने किया नहीं।
नतीजा तुम्हें ससुराल में उचित सम्मान नहीं मिल पाया। अब भी तुम्हें सिखाने समझाने के बजाय गलत राह अपनाने की सलाह दे रही है। खैर, अब भी बात बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ी है, क्योंकि तुमने तो स्वयं अपने मुंह से रमेश से ऐसी कोई बात नहीं कही ना। नहीं मौसी, यहाँ आने के बाद इस विषय पर मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है। फिर ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुआ, पर अब यदि तुमने देर की या ईगो से काम लिया तो स्थिति खराब हो सकती है। पहला काम तो तुम यह करो कि फ़ोन करके रमेश से राधा के कहे शब्दों के लिए माफ़ी मांगो और उसे बताओ कि तुम उसके साथ अपने घर लौटने को तैयार हो। रही बात मम्मी की, तो वो माँ है, अधिक दिन नाराज़ नहीं रह सकेगी। बेटी की खुशी देख स्वयं ही सारी नाराज़गी भूल जाएगी। फिर रीता ने पूजा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम्हें वहाँ अधिक परेशानी इसलिए भी होती है क्योंकि तुमने कभी उस घर को अपना घर तथा रमेश के कर्तव्यों को अपना कर्तव्य समझा ही नहीं। एक बार उस घर को अपना और रमेश के कर्तव्यों को अपना कर्तव्य मान कर तो देखो, सारी परेशानियाँ अपने आप दूर होती चली जाएंगी। ठीक है मौसी, कल जब मम्मी सोनू को स्कूल से लाने जाएगी मैं रमेश से बात करूंगी। अगले दिन पूजा ने रमेश से बात की तो उसने 2 दिन बाद उसे लेने आने का वादा किया। रीता भी उसी शाम पूजा को अपने कर्तव्यों में सफल होने का आशीष दे अपने घर लौट आई। आज 6 महीने बाद पूजा का पत्र आया है। लिखा है, मौसी, तुम्हारा धन्यवाद मैं किन शब्दों में करूं। तुम्हारे उचित मार्गदर्शन के कारण मेरा घर टूटने से बच गया। इतना ही नहीं, तुम्हारे बताए तौर तरीकों और छोटे छोटे नुस्खों को अपनाकर मैंने सबका दिल जीत लिया है। अब सासू माँ की जुबान पर हर वक्त बड़ी बहू का ही नाम होता है। रमेश भी मुझे पहले से अधिक चाहने लगे हैं। और हाँ, शुरू में तो मम्मी मुझसे बहुत नाराज़ रही, पर तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, वो अधिक दिन मुझसे नाराज़ नहीं रह सकी। मैंने उन्हें भी मना ही लिया। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ मौसी, बहुत खुश। तुम भी सोच रही होगी कि जब फ़ोन पर हमारी बातें हो ही जाती है फिर मैंने खत क्यों लिखा। वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हें बहुत 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 धन्यवाद देने का यही सबसे बेहतर तरीका समझ आया। पत्र पढ़कर रीता के आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। समाप्त। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूरी कहानी सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद।